हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की शाओ को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और फिर एक फ्लैशबैक को याद करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया टेन ग्रुप और अब इतने सालों बाद मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। क्यों बर्बाद किया था तुमने मेरी फैमिली को ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हथिया सको। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो घर गई थी और वहाँ पर वो देखती है कि उसके फादर ने सुसाइड कर ली, लेकिन एक्चुअली उन्होंने सुसाइड नहीं की थी। और तभी वहाँ पर आते हैं मिस्टर वैंग जो कि कहने लगे थे कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हो और अब तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो करना पड़े वो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये प्रॉपर्टी में से हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। ऑफिस के सारे शेयर्स मेरे हो चुके हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओ कहने लगी थी कि टेन ग्रुप इंतजार करो मेरा, आ गई हूँ मैं वापस बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेन को जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे असिस्टेंट कुछ ड्रेसेस दिखाते हुए कहती है कि काफी एलिगेंट है ये, लेकिन टेन को तो वो ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और वो कहता है कि तुम्हें मैं जॉब से निकाल दूंगा। और कुछ ही देर में एंट्री होती है वहाँ पर शाओ की जो कि आकर बताने लगी थी कि ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा सूट करेगा। मिस्टर वैंग उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेकिन उनके क्वेश्चंस को सुनते हुए उनको काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगी थी वो। इस पर मिस्टर वैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन टेन ने सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था और मिस्टर वैंग उसे इशारा करते हैं कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा। इसके बाद टेन खड़ा होता है ये पूछने के लिए कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, और उसको देखते हुए शाओ कहने लगी थी कि क्या तुम नहीं जानते, चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। और कहती है कि मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हासिल करने के लिए, जैसे कि तुम्हारी पावर, उसकी जिंदगी और तुम्हारी रातों का सुकून। और ये कहते हुए वो टेन के काफी ज्यादा क्लोज चली गई थी और उसे बात करने के बाद वो चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम सबको मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ एग्रीमेंट साइन करने की बात करती है, लेकिन टेन कहने लगा था कि हम ऐसा क्यों मान लें। तो वो अपने फादर की वीडियो दिखाती है जिसमें उन्होंने ही कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बात की थी और तभी शाओ कहने लगी थी कि अब तो आप लोगों को मुझ पर यकीन आ जाना चाहिए। और उस मीटिंग के बाद वो चली गई थी वहाँ से और एक रूम में वो कुछ पेपर्स को जलाने लगती है। टेन जो कि गाड़ी में जा रहा था उसे बार बार शाओ के ही ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वो पहुँचता है शाओ के पास और उसे कहने लगा था कि क्यों जला रही हो इन पेपर्स को, क्या तुम्हारी ये वाली हॉबी खत्म नहीं हुई। और बात करते हुए वो उसके काफी क्लोज आ गया था और उसे कहता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है, तुम खुद को भी नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती और इन सारी चीजों को भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। और उसको ये सारी बातें उसके कान में बताने के बाद चुपचाप वैसे ही वहाँ से चला गया था और उसके जाने पर शाओ के फेस पर एक स्माइल आती है, एक वियर्ड स्माइल। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं उसके ऑफिस में कि तभी टेन आकर बैठ गया था उसके सामने और उसे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से रिकॉर्ड डिलीट करने नहीं आते, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे कर सकते हैं। और उसको देखकर शाओ के फेस पर स्माइल आ गई थी और अपनी चेयर से उठते हुए टेबल के सामने आकर टेबल से टेक लगाकर वो बोलती है, तुम्हें भी मुझ पर नजर रखवानी नहीं आती, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे मेरी गाड़ी में तुम जीपीएस लगवा सकते हो। और हम देखते हैं पर्सन को गाड़ी के पास जो कि उसकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, लेकिन शाओ पकड़ लेती है उस पर्सन को अपनी चालाकी से। उनकी बहस अभी चल ही रही थी कि वहाँ पर आ जाता है यैन जो कि बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। और शाओ वो जल्दी से यैन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मिस्टर टेन मुझसे बात करने के लिए आए थे यैन। और यैन उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि ये है मेरी फियांसे, मुझे लगता है अब पहले नहीं मिले होंगे। शाओ वहाँ से चली गई थी और फिर उसके पीछे आता है वहाँ पर टेन जो कि उसे कोट पहनाते हुए कहने लगा था कि काफी सर्दी हो गई है, लेकिन शाओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली गई थी ऑफिस रूम की तरफ जहाँ पर वो देखती है मिस्टर वैंग को जो कि किसी असिस्टेंट को हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे और फिर उसका काम था उनको धमकाकर वहाँ से भगाना और उस असिस्टेंट को बचाना जो कि वो करना जानती थी। मिस्टर वैंग उसको धमकाने लगते हैं, इस पर वो बोलती है कि आप जो कर सकते हैं कर ले, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि अपने काम कैसे निकलवाती हो तुम। और उसे धमकाकर चले गए थे वहाँ से। और उनके जाने के बाद वो किसी को टेक्स्ट करते हुए बोलती है कि हमें इससे भी कुछ बड़ा प्लान करना होगा। इसके बाद शाम में हम शाओ को देखते हैं पार्किंग लॉट में जहाँ पर वो जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो सामने वो देखती है टेन को और पूछने लगी थी कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। इतने में यैन आ जाता है और यैन को देखकर शाओ के फेस पर स्माइल आ गई थी। यैन उसे बुके देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ पाती टेन जल्दी से पकड़कर बोलता है आप शायद नहीं जानते किसको फ्लावर्स नहीं पसंद, लेकिन शाओ ने वो फ्लावर्स पकड़ लिए थे कि मुझे क्यों पसंद नहीं आएंगे, तुम इतने दिल से लेकर आए हो। टेन उन्हें एक साथ जाने से रोकने की बहुत ट्राई करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और जाते हुए उसके सर पर शाओ हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम हमें अकेला ही छोड़ दो तो बेहतर होगा। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं एक साइंटिफिक लैब में जो के साथ जहाँ पर जो उसे कुछ एविडेंस दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और सोचती है कि मेरी फैमिली पर जो तुम्हारा कर्ज है अब तुम्हें वो अदा करना होगा वैंग। और मीटिंग रूम में सबको एविडेंस
दिखाती है, जिसके बाद येन ने पुलिस को बुलाया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। वैंग रेसिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो रेसिस्ट नहीं कर पाता और इसी हाथापाई में उसे चोट लग गई थी। और उसके जाने के बाद येन चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि मैं किसी भी ऐसे पर्सन को टॉलरेट नहीं कर सकता जो कि मेरी फियांसे को तंग करे या उसे बदतमीजी करे। और ये बात सुनते हुए शाओ के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। वहाँ से निकलते हुए येन और शाओ दोनों लिफ्ट में थे और वहीं पर तैन भी मौजूद होता है। और वो दोनों जैसा ही निकलने वाले थे तो तैन हाथ पकड़ता है शाओ का उसको रोकने के लिए, लेकिन शाओ अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई थी। और फिर हम देखते हैं तैन को जो कि एक चेयर पर बंधा हुआ था और उसकी आंखों पर पट्टी थी और वो शाओ से कहता है कि मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन शाओ उसका यकीन करने वाली नहीं थी और वो कहती है कि ऐसे तुम सच नहीं बताओगे और उसने उसकी गर्दन पर बाइट कर दिया था। ये देखते ही वो चीखने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन होने लगा था और तभी तैन जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ये उसका ड्रीम था, लेकिन वो देखता है अपनी नेक की तरफ, यानी कि ऐसा सच में हुआ था कुछ साल पहले। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाओ को जो कि येन से बात कर रही थी और येन कहता है कि प्लान को फॉलो करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मेरा साथ दोगे, ऐसे पीछे नहीं हट सकते तुम। और येन कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस हर हाल में पूरा करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वैंग को जो कि एक लड़की को कहता है कि जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर लो और फिर वहाँ से निकलने लगा था, लेकिन दरवाजे में उसे मिल जाती है शाओ जो कि कहने लगी थी कि इतनी भी क्या जल्दी है भागने की। और वो वैंग की रियल वाइफ को लेकर आई थी वहाँ पर। उसकी वाइफ कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और अपने हस्बैंड के पैसे लेकर वहाँ से चली गई थी, ये कहते हुए कि जो तुमने किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वैंग पहले तो उस पर अटैक करता है कि शाओ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया, लेकिन जो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। जिसके बाद उसे लगता है कि वो शाओ से बदतमीजी नहीं कर पाएगा, तो उसकी मिन्नत करने लगा था, उसके पाँव पकड़ करके प्लीज मुझे माफ कर दो। और शाओ उसके पास बैठते हुए बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तो सारा ड्रामा शुरू हुआ है। और उसको ये सब बोलकर धमकी देकर वहाँ से आ गई थी अपने घर। और रात में हम देखते हैं वहाँ पर तैन को जो कि आकर शाओ से कुछ बात करने लगा था, लेकिन शाओ उसे हमेशा उल्टा ही जवाब देती है। तभी उसके क्लोज जाते हुए वो शाओ को सोफे पर ले जाता है और उसको किस करते हुए वो उसे फ्लैशबैक को याद करने लगा था कि जब वो सोफे पर बंधा हुआ था। और फिर पीछे हटते हुए वो शाओ से कहने लगा था कि मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं भूल सकती। और शाओ से देखकर बोलती है कि मैं तुमसे उसी दिन नफरत करने लगी थी जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई। मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। और ये कहते हुए शाओ वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं क्लब में, जहाँ पर वो तैन के पास जाकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके क्लोज जाने की ट्राई करती है, लेकिन तैन उसे अपने क्लोज नहीं आने देता। फिर शिन कुछ एंगेजमेंट गिफ्ट की बात करती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी थी कि ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ को जो कि बारिश में एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। तभी उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और वो कोई और नहीं बल्कि वैंग था जो कि मौके का फायदा उठाकर आता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं कर पाया था। शाओ के फेस पर एक इवल स्माइल आ गई थी और अचानक से रुक जाती है एक जगह पर और उसकी तरफ देखकर बोलती है कि हाँ बताओ। और वैंग कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर वो हंसते हुए कहती है कि बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे मारने के लिए ही आए हो तुम। वैंग जैसे ही आगे बढ़ता है तो रस्सी में अटक कर वो गिर गया था और वहाँ पर आ जाता है जो और शाओ के कुछ साथी भी। और शाओ कहती है कि मुझे पहले से सब पता था, लेकिन अब वो जाओगे यहाँ से या फिर पुलिस का इंतजार करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ के लेके जाए तो वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। और फिर से फ्लैशबैक को याद करती है उसके फादर की डेथ के टाइम पर कैसे वो बच्चों की तरह रोई थी और वैंग ने उसका मजाक उड़ाया था और चाकू पकड़कर वो वैंग पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन जो ने उसको रोक दिया था और उसे रोकने के चक्कर में उसका अपना हाथ भी जख्मी हो जाता है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं शाओ को जो कि एप्पल काट रही थी और एक पेशेंट जैंग की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे तुम प्रिटेंड कर रहे हो सोने का, मैं इंतजार में हूँ कि कब तुम जागो। और फिर उसके करीब जाकर बोलती है कि सांसें जरा ध्यान से लेना, तुम्हारी एक एक सांस की तरफ मेरा हिसाब बाकी है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही वहाँ से चली गई थी वो ऑफिस। वो कुछ स्केचिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर आ जाता है तैन जो कि उसे कहने लगा था कि बहुत ही ज्यादा तुम पैशनेट हो अपने काम को लेकर। इतने में वहाँ पर आती है शिन जो कि कहने लगी थी कि अब से सारे काम को मैं भी देखूंगी।
रहूंगी। और शाओ हंसते हुए बोलती है कि मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को बुलवा लिया तुमने। तैन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी गलतफहमी को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब तो बेकार था और वहाँ से चला गया था वो टेरेस की तरफ जहाँ पर बैठकर वो कुछ पेपर्स देख रहा था। और शिन फिर से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसको देखते हुए वो बोलता है कि इतनी ज्यादा फ्री हो क्या तुम। तो शिन कहती है कि देखो अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ शाओ अपने ऑफिस में काम कर रही थी और उसे बार बार शिन की कॉल आती है। वो बार बार कट करती है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चली गई थी स्विमिंग पूल के पास और बोलती है कि हाँ बताओ क्या बात करना चाहती हो। और शिन उसे बताने लगी थी कि क्या प्लान्स हैं उसके पास इस कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन शाओ को वो पसंद नहीं आते। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाओ को जो कि ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई थी। वहीं पर आ जाता है तैन जो कि उसको उस ड्रेस में देखकर कहता है कि काफी प्यारी लग रही हो, लेकिन इतने में येन भी वहाँ पर आ गया था और वो कहता है कि ये मेरी फियांसे है और बार बार वो तैन को चिढ़ाने लगा था, जिस पर उनकी लड़ाई ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली थी। और शाओ के फेस पर आ जाती है फिर से स्माइल। तैन येन को ऑर्डर देता है अपने ऑफिस में जाने के लिए ताकि वो अपना काम करे और तभी शाओ भी कहती है कि काम सबसे पहले है। तो येन चुपचाप वहाँ से चला गया था, जिसके बाद तैन शाओ के क्लोज आता है तो शाओ कहने लगी थी कि तुम अपनी हद में रहो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, लेकिन तैन तो कहाँ ही उसके सुनने वाला था और वो काफी गुस्से में होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन और शाओ की डिजाइन्स पर लड़ाई हो जाती है और शिन जाकर बोलती है तैन से कि ये वो लड़की है जिसके लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया। और शाओ भी जो के पास जाकर कहने लगी थी कि आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है। और जो कि कुछ एविडेंसेस चेक कर रहा था उनको देखते हुए शाओ कहती है कि ये तैन की एक और कंपनी ये कहाँ से आ गई, ये इसको यूज कर रहा है तैन ग्रुप को कवर करने के लिए, इसको तो मैं बताऊंगी। जिसके बाद तैन येन को लेकर जाता है अपने घर और शाओ की चीजें दिखाते हुए कहने लगा था कि वो शाओ के साथ काफी सालों से है। अब येन आकर अचानक से कैसे बोल सकता है कि वो शाओ से शादी कर लेगा। इस पर येन उसे बोलता है कि देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे साथ रहना शाओ का फैसला है। इस पर तैन चीखते हुए कहने लगा था क्योंकि वो नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर तैन ग्रुप का ब्लड ग्रुप नहीं है। तो येन भी कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे पता है वो मुझे ही चूज करेगी क्योंकि इस बार भी उसने मुझे ही चूज किया। ये कहकर येन वहाँ से चला गया था। और रात में हम देखते हैं शिन को जो कि क्लब में वेट कर रही थी शाओ का। तभी वहाँ पर आता है जो, जिसको देखकर वो बोलती है कि शाओ कहाँ पर रह गई। और शाओ जाती है तैन के पास जिसने पहले ही ड्रिंक कर रखी थी और वो खुद भी ड्रिंक करते हुए उससे बातें करने लगती है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा शौक है मुझे हर्ट करने का। तैन उठकर उसके क्लोज आ जाता है, जिसके बाद वो उसे किस करने लगा था और फिर उन दोनों के बीच में हमें कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ जो शिन को बोलता है कि मैं देखना चाहता था कि कौन है जो कि मेरी सिस्टर को बुली कर रही है। और शिन कहने लगी थी कि तुम तो अभी बच्चे हो। इस बात पर जो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और शिन उसे ड्रिंक करने को बोलती है और साथ में खुद भी ड्रिंक करने लगी थी। तो वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक फील करते हैं, जिसके बाद शिन उसे ले गई थी रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही तैन की आंख खुलती है तो उसके रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। और शाओ जो से बोलती है कि तुम रात में कहाँ चले गए थे। इस पर जो बोलता है कि अभी आपको दोबारा शिन कभी तंग नहीं करेगी, लेकिन शाओ उसके गर्दन पर कुछ निशान देखते हुए कहती है कि तुम रात में क्या सच में शिन के साथ थे। और जो हाँ बोलता है और फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर शिन कह रही थी कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। और जो के फेस पर स्माइल आ जाती है उसके जाने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही तैन और शाओ ऑफिस जाते हैं तो एक दूसरे को देखकर स्टेयर्स पर वो स्माइल करने लगे थे, लेकिन उनको जैसे ही येन देखता है तो काफी जेलस फील करता है। वो मीटिंग रूम में तो चला गया था, लेकिन मीटिंग रूम में भी वो काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा था। और फिर अपने असिस्टेंट से वो पता लगवाता है जब असिस्टेंट ने उसे आकर बताया था कि रात में शाओ तैन के साथ ही थी। ये सुनते हुए तो उसे आग ही लग गई थी कि ऐसा कैसे हो गया। रात में येन जाता है शाओ के पास जहाँ पर वो पियानो बजाते हुए कहने लगा था कि क्या तुम्हें ये आवाज याद है। और उसे फ्लैशबैक याद आ गया था उसकी मदर का, जहाँ पर वैंग ने उनसे सच उगलवाया था, वो भी जबरदस्ती। तो उसकी ओर देखते हुए वो कहने लगी थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। और फिर येन उसके सामने आते हुए रिंग दिखाकर उसे प्रपोज करता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। तुम मेरे ऊपर उस इंसान को कैसे चूज कर सकती हो जिसने तुम्हारे फादर को मारा। तो शाओ कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसे चूज नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम क्या
समझ रहे हो। लेकिन येन तो कहने लगा था कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती और उसे धक्का देते हुए शाओ वहाँ से भागती है खुद को बचाने के लिए। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है और शाओ नीचे सड़क पर गिर गई थी और येन फिर आता है उसके तरफ और उसे लगा था कि अब यहाँ पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पर आ जाता है तैन, जो कि आगे बढ़कर येन को पीटते हुए कहने लगा था कि मैंने तुम्हें बार बार वार्न किया लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। और फिर वापस जाकर शाओ को उठाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था और गाड़ी में बैठकर उसे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तो वो ना बोलती है और फिर वो शाओ से कहता है कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा और उसने उसे हक कर लिया था। जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो एक साथ एक रूम में थे जहाँ पर शाओ उठने की कोशिश करती है लेकिन तैन उसको बिल्कुल भी उठने नहीं देता। तभी शाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनवाओ और तैन ने इसके लिए ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कुछ ही टाइम में बन जाएगा। और येन वो भी अपने घर पर सैड सा बैठा हुआ था और असिस्टेंट आकर बताता है कि रात में शाओ तैन के साथ ही थी। ये सुनते हुए येन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि उस औरत की मेरे सामने बात मत करो। और फिर वो जाता है ऑफिस शाओ से बात करने के लिए कि रात में मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था लेकिन अभी भी रिंग यहाँ पर मौजूद है, तुम मेरे बारे में अभी भी सोच सकती हो। तो शाओ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेटर होगा, अगली बार मुझे हैरेस करने से पहले 1000 दफा सोच लेना। और वो कहता है कि आज तक तुम्हारा फियांसे बनकर रह रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो जबकि मैंने तुम्हारी हर बात मानी। और फिर से वो शाओ पर गुस्सा करने की कोशिश करता है लेकिन शाओ ने उसे थप्पड़ मार दिया था और उसे पीटते हुए बोलती है कि कुछ लोगों को एक बार मार खाकर अकल नहीं आती। इतने में गार्ड भी वहाँ पर आ गया था तो येन को मजबूरन जाना पड़ता है वहाँ से, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाता चोट की वजह से और स्टेयर्स पर बैठकर किसी को कॉल करता है कुछ करने के लिए। लेकिन क्या था, क्या वो शाओ को हर्ट करना चाहता है या फिर तैन को। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बैठती है गाड़ी में और उसमें पहले से ही तैन मौजूद था जो कि उसे कुछ खाने को देता है। वो मजे से खाने लगी थी और फिर उसे लेकर जाता है एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे थे। बच्चों को देखकर शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी तो शाओ के फेस पर सिर्फ खुशी ही तो देखना चाहता था। लेकिन इतने में शाओ को एक कॉल आती है और वो कहने लगी थी कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है और वो चली गई थी हॉस्पिटल, जहाँ पर वो तैन के फादर का मास्क हटाते हुए बोलती है कि एक बात बता दूं, 30 सेकंड है तुम्हारे पास सांस लेने के लिए। और सांस लेने के लिए उनको तकलीफ होने लगी थी। तभी वो मास्क दोबारा रखते हुए बोलती है कि आपका बेटा खुद आपको कॉफिन में डालेगा। और दूसरी तरफ जो ने नर्स को ऑर्डर्स दिए थे कि शाओ की मदर से दूर बिल्कुल भी मत होना, लेकिन फिर भी वो गायब हो जाती है। और शाओ को ये बात पता चली थी तो वो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसे पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि है येन का। और फिर वो जाती है येन के पास ये पूछने के लिए कि वो क्या चाहता है और येन हंसते हुए कहने लगा था कि अरे कुछ भी नहीं, तुम मेरी डील मान लो, तुम्हें मेरे साथ ब्राइडल शॉप पर जाना होगा। और शाओ कहती है कि वहाँ लेकर जाना चाहती हो ताकि सबके सामने मुझे जलील कर सको। तभी येन उसके क्लोज आता है और इस बार शाओ कुछ भी नहीं करती और ना ही कोई रिएक्ट कर पाती है। लेकिन तभी वहाँ पर तैन आ गया था तो येन शाओ के गले पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये बात याद रखना। और शाओ कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तो वो हंसने लगा था कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शाओ तैन के साथ वहाँ से आ जाती है। वो प्लान बनाने लगे थे कि कैसे वो अपनी मदर को बचाएं। और फिर हम देखते हैं येन के आदमियों को जो कि रूम में चेक करने के लिए जाते हैं और फिर येन को कॉल करने लगे थे कि वो चली गई। इस पर येन गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। कुछ ही देर में शाओ को भी किसी की कॉल आती है और कॉल सुनने के बाद वो वहीं स्टेयर्स पर बैठकर रोने लगी थी और कहती है कि मैं अपनी मदर को इस बार नहीं खो सकती, मैं अपने फादर को पहले से खो चुकी हूँ। उसकी आवाजें सुनते हुए तैन आता है वहाँ पर जो कि उसे हौसला देने लगा था और शाओ उसे धक्का देते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी वजह से हो गया है ये सब कुछ। और उसे मारने की ट्राई करती है जिसमें वो फिर से उसे फ्लैशबैक को देखने लगे थे जहाँ पर तैन बंधा हुआ था रस्सियों से एक चेयर पर। और शाओ के वहाँ से जाने के बाद वो सोचता है कि बेशक तुम अंकल ली की बेटी हो लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ जिंदगी भर और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और फिर शाओ जो कि इस बार भी उस पर अटैक करने के लिए आती है उसे कहने लगा था कि मैं तुमसे लव करता हूँ और जब तक तुमसे लव करता रहूंगा मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। वो भी बातें कह ही रहे थे कि उन्हें आवाज सुनाई देती है शाओ के मदर की जो कि चीखने लगी थी और शाओ उनकी आवाज को ढूंढते हुए भागते हुए जाती है उनके पास और उन्हें समझाती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में वो कहती है कि ठीक है तुम शाओ हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताती हूँ। और फिर वो कुछ ड्रॉ करने लगी थी लेकिन शाओ को अपनी मदर की हालत देखकर बहुत रोना आता है और तैन ये सब देखकर चला गया था ऑफिस। यहाँ पर एक बार फिर से वो येन को पीटता है और अपना गुस्सा निकाल कर चला गया था वहाँ से। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं
येन को, जो कि मिस्टर वैंग का वेट कर रहा था। और जैसे ही मिस्टर वैंग वहाँ पर आते हैं तो कहने लगा था कि मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मुझे चेयरमैन बना देंगे ना 10 ग्रुप का, तो मुझे बना दें और बदले में आपको मिल जाएगा वो सब जो कि आप चाहते हैं। और इसे डील के बाद मिस्टर वैंग किडनैप कर लेते हैं शाओ को। तेन और जो उसको ढूंढने की कोशिश करने लगे थे, इतने में वहाँ पर आ जाती है शेन और उसको देखते हुए तेन कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो जो की तरफ देखते हुए बोलती है कि किसी की हेल्प करने के लिए आई हूँ। और फिर प्लान्स बनाने लगी थी कि कैसे वो शाओ को छुड़ा सकते हैं। शाओ की आंख खुलती है तो वो चेयर पर बंधी हुई थी और वैंग उसके सामने था और उसे चाकू दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ही देर में पहुँच गए थे तेन और शेन उसकी बेटी के साथ। अपनी बेटी को देखकर वैंग वहीं पर रुक जाता है और उसकी बेटी उसे क्वेश्चन करने लगी थी कि क्या आप बुरे पर्सन हैं, और आगे जाकर वो खोल देती है शाओ को। तो शाओ कहती है, अरे तुम तो सुपर हीरो हो, तुमने आकर मुझे बचा लिया। मिस्टर वैंग अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से ले जाने वाले थे तो वो कहती है, आपने बताया नहीं, क्या सच में आप बैड पर्सन हैं? और मिस्टर वैंग इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करते और आगे बढ़ गए थे। जिसके बाद तेन शाओ को ले जाता है अपने साथ और रात में वो सो रहे थे कि तभी शाओ मुड़ती है उसकी तरफ और उसके दिल पर छुरी रखते हुए कहने लगी थी, तुम ऐसे ही मुझे हर्ट कर रहे हो। और फिर पूछते हो कि क्या मैं हर्ट हूँ या नहीं। और फिर उसने दिल के मुकाम पर स्टैब कर दिया था। तभी तेन की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये सिर्फ उसका ड्रीम था और शाओ तो अभी भी चुपचाप सो रही थी। लेकिन तेन को पसीने आने लगे थे इस वक्त। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो से मिलते हुए, जहाँ पर जो कह रहा था कि तुम्हें अब इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मुझे कॉल कर सको। और वो तेन के बारे में बताने लगी थी कि कहीं चला गया है, लेकिन अभी इस वक्त उसे तेन की फिक्र नहीं है। और फिर हम देखते हैं तेन को येन के सामने, जो कि येन पर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं कि तुम शाओ से दूर रहो। और येन हंसते हुए कहता है कि शाओ को बहुत जल्द सच पता चल जाएगा और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेगी। तो तेन वहाँ से जाता है शाओ के पास, जो कि एक बोर्ड से कपड़ा हटाकर उन पिक्चर्स को देखने लगी थी जिनको खत्म करना है उसने। और फिर बोलती है कि अपने फादर का बदला मैं बहुत जल्द ले लूंगी। हॉस्पिटल में जो और शिन मिलते हैं और एक दूसरे से बात करने लगे थे और डिसाइड करते हैं कि कैफेटेरिया में वो बैठेंगे कुछ वक्त एक दूसरे के साथ। और फिर शाओ जैसे ही ऑफिस जाती है तो उसका रास्ता रोक लिया था येन ने, ये कहते हुए कि अच्छा जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। और शाओ कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, दोबारा अगर मेरी माँ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उसे धमकाते हुए वहाँ से चली गई थी। तभी येन देखता है एक औरत की तरफ जिसने उसे थम्स अप का इशारा किया था। कौन थी आखिर वो औरत? नेक्स्ट सीन में हम सबको देखते हैं मीटिंग रूम में, जहाँ पर वो कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे थे। और तेन आता है और सबको कहने लगा था कि मुझे यहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए। शाओ वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर बैठी वो कुछ काम कर रही थी और जो मिलने आता है उससे। इतने में शाओ को एक कॉल आती है और शाओ वहाँ से उठकर चली गई थी स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ पर तेन मौजूद था। और वो शाओ से कहता है कि क्या तुम स्विमिंग करना पसंद करोगी? लेकिन शाओ कहती है कि मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं। और तेन कहने लगा था कि वो उसे स्विमिंग सिखा देगा। जिसके बाद शाओ वहाँ से जाती है एक जगह पर और अंकल जाओ से मिलते हुए कहती है कि क्या प्लान कर रहे हैं आप? इसके साथ ही शाओ बताने लगी थी कि मैं ली की डॉक्टर हूँ। लेकिन तभी अंकल जाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ से चली जाओ। तो शाओ कहती है कि क्या आप जानते हैं 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मर गए और कुछ तो आपके दोस्त भी थे। अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो मुझे सब कुछ बता दे। अब अंकल जाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय उसे एविडेंस देने के। और उनसे कुछ एविडेंस लेकर वो निकलती है वहाँ से, ये सोचते हुए कि फादर आप पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई थी तो सामने खड़े तेन को देखती है। तेन उसे वो एविडेंस लेकर वहाँ से चला जाता है। शाओ उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती और आग के पास जाते हुए तेन ने उस एविडेंस को जला दिया था। शाओ उसके सामने आकर उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि क्या तुम जानते हो मैंने इस एविडेंस को पाने के लिए कितनी मेहनत की, तुम एक घटिया इंसान हो। लेकिन तेन इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि रिवेंज ऐसे नहीं लिए जाते, अपने रिवेंज के चक्कर में तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर इंसान को तुम अपने से दूर करती जा रही हो। शाओ वहाँ से चली गई थी और फिर एक जगह जाकर बैठकर रोने लगती है बच्चों की तरह। वो बारिश में भीग रही थी लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी सबकी। आखिरकार वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके रोने में और ज्यादा शिद्दत आ गई थी। इतने में वहाँ पर आता है तेन अम्ब्रेला लेकर। अपने सामने तेन को देखकर वो खड़ी होती है और वहाँ से जाने वाली थी कि तेन हाथ पकड़कर उसे रोकता है और जाने से मना करता है। लेकिन शाओ इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको जाग आती है। इतने
इतने में उसे कॉल आई थी जो की, जो कि शाओ से पूछता है कि सब ठीक है, मुझे तुम ठीक क्यों नहीं लग रही। और शाओ पूछती है कि क्या मुझे वीडियो का बैकअप मिल सकता है। इस पर जो कहने लगा था कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। कुछ टाइम के बाद हम जो को देखते हैं जो कि आ गया था शाओ के पास और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत तेज फीवर है, ऐसे तो तुम ऑफिस भी नहीं जा पाओगी, जल्दी से ये मेडिसिन खा लो। और मेडिसिन खाने के बाद वो बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ। और जो कहने लगा था कि सोते हुए ड्रीम्स में तुम बार बार तैन का ही नाम लिए जा रही थी। ये बात सुनते हुए शाओ कहती है कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर रेडी होकर वो निकल गई थी ऑफिस के लिए, जहाँ पर वो देखती है तैन को, लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और फिर जो और शाओ को हम देखते हैं तैन की पिक्चर के सामने, और उसके पिक्चर पे भी उसने मार्क कर दिया था, यानी कि अब बदला लेने वालों में तैन भी मौजूद है, जिससे शाओ एक एक करके बदला लेगी। वो अपने ऑफिस में सारे काम निपटा रही थी कि वहीं उसे देखती है जू, जो कि उसके ऑफिस रूम में आकर बोलने लगी थी कि तुम हो न्यू डिजाइनर। तो शाओ कहती है कि जू के मुकाबले में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्लब में तैन मौजूद था और वहीं पर शिन जाती है उसके पास और उसे हौसला देने लगी थी कि सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो बाहर आता है और फिर उसने शाओ का रास्ता रोका था, लेकिन शाओ कहती है कि मैंने एक बार तुम पर एतबार करके देख लिया, क्या फायदा हुआ उस सब का। मैंने तुम पर यकीन किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने भी मत आओ, क्योंकि तुम्हें देखकर भी मुझे गुस्सा आने लगता है। इतने में वहाँ पर आ गया था जो कि शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। तैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ कहने लगी थी कि हमारे रास्ते में मत आना। रास्ते में शाओ और जो एक दूसरे से बात करते हैं और यहीं पर फ्लैशबैक दिखाया गया था कि जो शाओ से कैसे मिला। कुछ लड़के पीट रहे थे जो को, और जो फैसला करता है कि अब उसे मर जाना चाहिए, कोई नहीं है जिसे उसकी फिक्र हो। तभी वहाँ पर आ जाती है शाओ, जो कि पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। जो उठता है और वो पानी की तरफ बढ़ गया था सुसाइड करने के लिए। शाओ को जैसे ही इस बात का एहसास होता है तो उसने जो को रोक लिया था और फिर उसे समझाती है कि वो लड़के तुम्हें सही ही पीट रहे थे, तुम यही सब डिजर्व करते हो क्योंकि तुम्हें और कुछ भी नहीं आता। वो फिर से चीखता है कि कौन है जो कि मेरी फिक्र करे, मैं किसके लिए जिंदा रहूं। तो शाओ कहने लगी थी कि अब से मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, और वो हमेशा के लिए उसके साथ आ गया था, इसीलिए तो वो उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उसने उस टाइम पर उसका साथ दिया जब कोई भी जो के साथ नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ही थी कि इतने में आती है वहाँ पर मिस मैरी, जो कि कहने लगी थी कि वो तैन ग्रुप को ये ऑर्डर अब नहीं देना चाहती और इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहती है। और जैसे ही शाओ इसकी रीजन पूछती है तो वो कहने लगी थी मुझे नहीं लगता कि तैन ग्रुप इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल कर सकता है। इस पर शाओ कहने लगी थी कि अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप कर सकती है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस पूरे सिटी में हमारे अलावा इतना बड़ा ऑर्डर और कोई पिक नहीं करेगा। तभी वहाँ पर जू भी आ जाती है जो कि कहती है कि हमारे लिए हमारे कस्टमर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैरी उसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि यहाँ की वाइस चेयरमैन हूँ मैं। जो मैरी को लेकर वहाँ से चली गई थी ताकि वो उसको सारी चीजें दिखाकर सेटिस्फाई कर सके। और शाओ आ जाती है अपने ऑफिस रूम में और अपने सारे कोलीग्स और वर्कर्स को वो सारी इंस्ट्रक्शंस देने लगी थी। तभी जो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हें, आज तुम्हारी वजह से हमारा एक VIP क्लाइंट चला जाता अगर मैं वक्त ना आती तो। और वो शाओ की इंसल्ट करने लगती है कि तभी वहाँ पर पहुँच गया था तैन, और तैन कहता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कभी भी पनिश नहीं करते, अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए, ये बात याद रखना। जो तुम बहुत टाइम अब्रॉड रह कर आई हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम यहाँ के रूल्स भूल जाओ या वहाँ के रूल्स यहाँ पर फॉलो करो। मैं तुम्हें दोबारा शाओ के साथ बदतमीजी करता हुआ ना देखूं। और शाओ अपना पेपर उठाते हुए बोलती है कि इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देना प्लीज। जो गुस्से से वहाँ से चली गई थी, जिसके बाद ऑफिस रूम में वो शाओ की चीजें पैक करवाने लगती है ताकि उसे ऑफिस रूम से निकाल सके। जैसे ही तैन को ये बात पता चली थी तो वो आकर उस पर गुस्सा करता है, और तभी वो कहने लगी थी कि इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें उसकी, और वो तो तुम्हारी कदर ही नहीं करती इस सब के बाद भी। वो फिर से उस पर गुस्सा करता है तो वो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी थी कि जैसे तुम्हारा गुस्सा करने से मैं डर ही जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि जाकर मिलती है शाओ से और उसे पूछने लगी थी कि तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें उस कंपनी में जॉब करनी पड़ी। और दूसरी तरफ जू जाकर मिलती है येन से और उसे बोलने लगी थी कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं तो छुटकारा पाना चाहती हूँ उससे। उन दोनों ने डील कर ली थी अपने फायदे हासिल करने के लिए। और फिर हम देखते हैं शाओ को जो कि जाती है इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्री में। वहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट्स खराब बन रहे थे तो वो सबको करेक्ट करती है और समझाती है कि काम कैसे करना है। और सोचने लगी थी कि अगर मैं यहाँ पर आज सब कुछ चेक करने के लिए ना आती तो ये सब कौन देखता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या होगा इस ग्रुप का। मैं तो इस ग्रुप को बर्बाद ना भी करना चाहूँ तो ये खुद ही हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद शाओ निकलती है वहाँ से। तभी तैन उसके सामने आ गया था और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर
कर रही हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तो श्याओ बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, बार बार मेरे सामने मत आया करो। लेकिन तैन वहाँ से जाने को रेडी नहीं था और वो हाथ पकड़ लेता है श्याओ का। लेकिन इतने में वहाँ पर आ गया था जो अपना साइकिल लेकर और चीखता है कि जल्दी से साइड पर हट जाओ, और दोनों के दरमियान आकर खड़ा हो गया था और श्याओ को साइकिल पर बिठाकर वहाँ से ले गया था। और तैन चुपचाप उसे जाता हुआ देखता है क्योंकि वो उसे अब रोक नहीं सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जू को जो कि मीटिंग कर रही थी। इतने में वहाँ पर आ जाता है तैन और उसको देखते हुए वो बोलती है कि शुक्र है आपको भी फुर्सत मिल गई मीटिंग करने के लिए, वरना मुझे तो लगा था कि आपके पास अपनी फियांसे के लिए भी टाइम नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि टाइम तो है आपके पास। लेकिन तैन उसे शटअप कॉल देते हुए बोलता है कि मीटिंग स्टार्ट कर लो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तैन को हॉस्पिटल में श्याओ के मदर के पास जो कि उनका ख्याल रख रहा था। और तभी श्याओ भी आ जाती है अपनी मदर के पास। वो अपनी मदर से बातें करने लगी थी और उसकी मदर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है जब श्याओ कहती है कि जल्दी से खाना खा लें जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसके बाद मुझे फैक्ट्री भी जाना है। लेकिन फैक्ट्री का नाम सुनकर उसकी मदर की तबीयत फिर से खराब हो गई थी और वो चीखने लगती है कि तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी। श्याओ को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी मदर को काम डाउन करने के लिए वो कहती है कि ठीक है मैं वापस नहीं जाऊंगी। और फिर वो तैन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तैन ने वहाँ से जाने से मना कर दिया था। और श्याओ की मदर बोलती है कि ये तो अच्छा पर्सन है, मेरा ख्याल रखने के लिए आता है, तुम प्लीज इसको यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। अब श्याओ फिर भी तैन को बोलती है कि मेरी मदर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो सब समझ में आता है ना, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मैंने कह दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। ये कहकर वो फिर से अपनी मदर के पास बैठ गई थी ताकि उनको खाना खिला सके, उनका फेवरेट फूड। लेकिन तैन कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ और तुम कह भी दो तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। श्याओ चुपचाप सुनती है क्योंकि उसे पता था कि अब तैन सुनने वाला नहीं, और अपनी मदर को खाना खिलाने के बाद वापस चली गई थी वो फैक्ट्री में जहाँ पर वो मिलती है अंकल जाओ से और कहने लगी थी कि अगर मेरे फादर आपको आज यहाँ पर काम करता हुआ देखते तो काफी ज्यादा खुश होते। और फिर अंकल जाओ ने बात की थी किसी रुओ के बारे में, जिसका नाम सुनते हुए श्याओ हैरान होते हुए सोचती है कि आखिर ये कौन है। और दूसरी तरफ जू जाती है तैन के पास उसको सेड्यूस करने के लिए और कहती है कि तुमने हमारी कॉपरेशन के बारे में क्या सोचा, तुम जरा सोचो, अगर तुम मुझसे डील कर लेते हो, मेरे फियांसे बन जाते हो या फिर मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमें कितना फायदा होगा। मैं तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स अब्रॉड ले जाऊंगी और सोचो कि उससे तुम्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अपने बारे में सोचो। और जैसे ही तैन उसको शटअप कॉल देकर अपने ऑफिस जाता है तो असिस्टेंट ने उसे बताया था जू के बारे में कि जू रुओ के कुछ केसेस हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे, कुछ तो फ्रॉड है जो कि वो कर रही है। और तैन सोचने लगा था कि अब तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता लगाना होगा। जू भी बताता है श्याओ को जू रुओ के बारे में और फिर बाकी एविडेंस इकट्ठे करने के लिए श्याओ जाती है एक रूम में और तैन भी वहाँ पर आ गया था और वो दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी तैन उसे किस करने लगा था, लेकिन इतने में दरवाजा खुलता है और उन्हें लगा था कि वो पकड़े गए। और फिर हम देखते हैं जू को, जिसे कॉल आई थी एक पर्सन की, और वो बताता है कि तैन तुम्हारे सीक्रेट्स को डिग करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो तुम्हारे अकाउंट्स तक पहुंच गया तो उसे सारा सच पता चल जाएगा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। कॉल बंद करते ही जू ने कॉल कर दी थी किसी दूसरे पर्सन को और कहीं आग लगाने को बोलती है वो। तब क्या होने वाला था? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली स्टोरीज आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। कुछ ही देर में उसी वेयर हाउस में आग लग गई थी और जब तक तैन और श्याओ को इस बात का पता चलता है बहुत देर हो चुकी थी। श्याओ तैन से कहती है कि उन लोगों को पता चल गया कि हम एविडेंस तक पहुंच गए और हमें खत्म करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन मैं एविडेंस लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तैन कहता है तुम पागल मत बनो, तुम भी मेरे साथ यहाँ से निकलोगी और उसे लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है, लेकिन श्याओ बिल्कुल भी नहीं मानती। और कुछ ही देर में वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए थे और जब होश आता है तैन को तो वो चीखते हुए उठता है, लेकिन उसके सामने ही श्याओ बैठी हुई थी और असिस्टेंट बताता है कि मुझे मैसेज पहले ही मिल गया था, मैं जैसे ही आप दोनों को पिक करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि आग लगी हुई है और मैं आपको लेकर हॉस्पिटल आ गया। तैन श्याओ की तरफ देखता है तो श्याओ कहने लगी थी कि मैं होश में थी जब सेक्रेटरी वहाँ पर आया, लेकिन सेक्रेटरी के आने पर मैंने फौरन तुम्हें हॉस्पिटल लाने को कहा। और सेक्रेटरी बताता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बच्चों की तरह रो रही थी और आपको उठने का बोल रही थी। इस पर श्याओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद तैन पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये सब किसने किया, और सेक्रेटरी बताता है कि हाँ
बिल्कुल रुओ ने करवाया है और उसने कुछ वीडियोस भी दिखा दी थी जिससे ये साबित हो गया था कि रुओ ने ही वो आग लगवाई थी अपने एविडेंस को छुपाने के लिए। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कैसे पकड़ना है उन्होंने ज़ुरुओ को। शाओ जाती है ज़ुरुओ से मिलने के लिए और उसके साथ कुछ एग्रीमेंट करती है, जिसके बाद वो देखती है ज़ुरुओ को किसी पर्सन के साथ और वो पर्सन कह रहा था कि इतने टाइम से तुम्हें सारी आसाइशें देने के लिए मैंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। और उसको देखते हुए शाओ सोचती है कि आखिर इसका फेस नजर क्यों नहीं आ रहा, आखिर कौन है ये पर्सन। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आखिर कौन होगा वो पर्सन जो कि ज़ुरुओ का साथ दे रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही ज़ुरुओ आई थी इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्री में और वहीं पर वो मिलती है मिस्टर जाओ से, जिनको देखकर वो परेशान हो जाती है और सोचने लगी थी कि ये अभी तक फैक्ट्री छोड़कर नहीं गए, क्या मेरा सीक्रेट बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। तभी शाओ आगे बढ़ते हुए कहती है कि अंकल जाओ आप जाकर काम करें, मैं इससे बात कर लेती हूँ। और फिर वो ज़ुरुओ से बात करने लगी थी और फिर वहाँ से जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पर तैन उसे ऑफर करता है कि उसे रेस्टोरेंट लेकर जाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया था ये कहते हुए कि तुम ठीक नहीं हो। और तैन उसके सामने एक्सरसाइज करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ कहाँ चलना है तुमने। शाओ अभी भी उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, तभी वो उसे बेड पर फेंकते हुए उसे पिन कर देता है बेड के साथ और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे किस ना दो। इस पर शाओ से कहती है पागल हो गए हो क्या, कोई आ रहा है, लेकिन तैन तो अपनी बात पर बजे था। तभी शाओ मजबूर होकर उसे किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जाती है फैक्ट्री, जहाँ पर वो सारे क्लॉथ्स को देखते हुए सोचने लगी थी कि आखिर मेरे फादर उस वीडियो टेप में क्या कहना चाहते थे मुझसे, आखिर ऐसा कौन सा एविडेंस था उस वीडियो टेप में जो मैं देख भी नहीं पाई। इतने में वहाँ पर आ जाती है ज़ुरुओ, जो कि कहने लगी थी कि मैं इस जगह से जितना ज्यादा दूर चली जाना चाहती हूँ उतना ही करीब आती हूँ इस जगह की। और फिर वो बात करने लगी थी शाओ के फादर के बारे में। तभी शाओ कहती है कि इसीलिए तो तुमने मेरे फादर को मरवा दिया। तो वहाँ से ज़ुरुओ चुपचाप चली जाती है, लेकिन फिर से मिली थी वो अपने उसी साथी से जिसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। और वो उसे बताने लगा था कि शाओ को सब कुछ पता चल गया है और बहुत जल्द एक्सपोज हो जाओगी तुम। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और ज़ुरुओ वहीं बैठकर रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो जाती है अपने साथियों के पास और वो सब उस पर गुस्सा करने लगे थे कि तुम तो एक्सपोज हो गई, तुमने कहा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी। तो वो चीखते हुए कहती है कि मैं जानबूझकर थोड़ी ना पकड़ी गई, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और अब मौका मिलने पर साथ छोड़ रहे हो मेरा। तो ज़ुरुओ मजबूर होकर कॉल करती है उसी पर्सन को और कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। तो वो कहने लगा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि जो सीक्रेट्स तुम चाहती हो कि कभी भी रिवील ना हो, उनको छुपाने के लिए तुम्हें उस इंसान का मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, क्योंकि सिर्फ मरे हुए लोग ही सीक्रेट्स रख सकते हैं। मीटिंग के बाद भी शाओ कहने लगी थी कि ज़ुरुओ तुम भागना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, सच सबके सामने आएगा। और ज़ुरुओ उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। और रात में शाओ फिर से गई थी छत पर उसके पीछे, जहाँ पर ज़ुरुओ ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और शाओ को बोलती है कि सच जानना चाहती हो ना तुम, तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई तो तैंग वहाँ पर मौजूद थे और अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते थे तुम्हारे फादर को। ये बात शाओ बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीखते हुए बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। लेकिन ज़ुरुओ कहती है कि मेरे कहने से सच नहीं बदलेगा, सच वही है जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। शाओ जैसे ही पीछे हटी थी तो वो पीछे मुड़कर देखती है ज़ुरुओ को, जिसने छत से नीचे छलांग लगा दी थी और उसके सुसाइड करने पर वो खुद शॉक रह जाती है कि कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। अगली रात हमें वो पर्सन दिखाई देता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही हॉस्पिटल में लेटा हुआ पर्सन था, यानी कि तैन का फादर। उनकी गाड़ी रुकी है तैन के पास और तैन कहने लगा था कि आपने उसे यूज किया ताकि मुझे कंपनी में आप ऐड कर सके, लेकिन इस सब में नुकसान भी सिर्फ मेरा ही हुआ। और उसके फादर गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं अपने ड्राइवर को बोलकर। नेक्स्ट मॉर्निंग तैन था शाओ के साथ और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी जानता था कि ये खोखली तसल्ली है। शाओ ने अपना हाथ वापस खींच लिया था, जिसके बाद वो जाते हैं घर पर और शाओ अभी भी बहुत ज्यादा सैड थी, तो उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए वो उसे हग करता है। और शाओ फिर से अपने फादर के बारे में बात करने लगी थी तो तैन कहता है कि जब उन्होंने बैंकरप्सी एग्रीमेंट साइन किया तब बहुत देर हो चुकी थी और वापसी का कोई रास्ता नहीं था उनके पास। और ये सुनते हुए शाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तैन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगी थी कि मैं ये कैसे भूल गई कि तुम भी तो उसी फैमिली से हो, मेरी फैमिली को बर्बाद करने में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है जितना कि तुम्हारे फादर का और बाकी सबका। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैंने कैसे तुम पर ट्रस्ट कर लिया, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। और फिर उसे छोड़ते हुए सीजर उठाकर उसकी चेस्ट पर लगाते हुए कहने लगी थी कि तुम इतने ज्यादा बेरहम कैसे हो सकते हो, अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए तुमने मुझसे वो एक एविडेंस भी छीन लिया जिसके आश्रय शायद मैं अपने फादर को लास्ट टाइम देख पाती या उनकी आवाज सुन पाती। तुमने सिर्फ खुद को बचा लिया और मुझे हरा दिया। तैन खुद ही उस सीजर को पकड़कर खुद को स्टैब करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे
मर ही जाना चाहिए। लेकिन श्याओ अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलती है कि मेरे साथ ये सब ड्रामे मत करना, अगर मरना है तो खुद से जाकर मरो, लेकिन मेरे हाथों ये सब ड्रामे मत करो और मेरे हाथ गंदे मत करो अपने खून से। ये कहकर वहाँ से जाने से पहले वो एक बात बोलती है, ध्यान जानफे, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब से मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। तुम हो और मैं, हम दोनों की लाइफ डिफरेंट है, तो इसलिए मुझसे दूर रहना। ये कहकर श्याओ वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा परेशान था और बार बार कॉल करता है श्याओ को, लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं करती। इस पर वो सोचने लगा था कि आखिर ये लड़की कहाँ चली जाती है जो कॉल भी पिक नहीं कर पाती। वो ठीक तो होगी, मुझे इसकी इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। लेकिन इस वक्त वो टैन ग्रुप के ऑफिस में था और वहीं पर आ जाती है शेन, जो कि कॉल करते हुए टैन ग्रुप के बारे में ही डिस्कस कर रही थी। और जैसे ही कॉल बंद करती है तो वहाँ पर आते हुए जो से वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है, क्या तुम टैन ग्रुप के साथ काम कर रही हो? फिर तुमने हमारे साथ काम करने का वादा क्यों किया? तुम चीट कर रही हो हमें। लेकिन उसे किस करते हुए शेन कहने लगी थी कि मेरे अपने रूल्स हैं और मुझे कैसे काम करना है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि इतने में उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि कहने लगी थी कि मुझे ज़ूरुओ से मिलना है, अगर तुम लोग मुझे ज़ूरुओ से नहीं मिलवाओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके चीखने की आवाजें सुनकर श्याओ बाहर आती है और उसे कहने लगी थी कि आखिर क्या काम है आपको ज़ूरुओ से, आप मुझे बता सकती हैं, मे बी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। श्याओ के हेल्प करने का पूछने पर वो लेडी उसके साथ अंदर आ जाती है और बताने लगी थी कि फैक्ट्री सारे एम्प्लॉयज को निकाल रही है फैक्ट्री से। ज़ूरुओ ने बहुत से एम्प्लॉयज को निकाला जिसमें मैं और मेरी सिस्टर भी थे, और उसके बाद हमें सारे पैसे भी नहीं दिए। और श्याओ उन सारे पेपर्स को देखकर सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो रहा है, आखिर इन फैक्ट्रीज को बंद करने का क्या मकसद होगा। श्याओ जाती है वहाँ से टैन के पास और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहने लगी थी कि तुम्हें तो जैसे अपनी फैक्ट्री की कोई फिक्र है ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे दिल को काट कर देखूं कि कितना काला है वो। इस पर टैन उसके क्लोज आते हुए अपना हाथ उसके वॉन्ड पर रखते हुए कहता है कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो तो दे सकती हो, लेकिन श्याओ ने उसे धक्का दे दिया था ये कहते हुए कि ये ट्रिक्स मुझ पर मत आजमाओ, अब तुम्हारे किसी भी पेन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टैन वापस जाकर बैठ जाता है अपने सोफे पर और श्याओ फिर से उसकी इंसल्ट करने लगी थी कि सारी फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है ना, तुम क्या करना चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब लोगों को क्यों निकाल रहे हो तुम जॉब से और फिर उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं दे रहे, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो फिर सोचो कि क्या करना है तुम्हें और मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा करना बंद कर दो। इस पर टैन और भी हर्ट हो गया था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है कि वो इमोशनल ड्रामा कर रहा है उसके सामने। और श्याओ कहती है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, हर बात तुम्हें पता होगी, अंकल जाओ की फैक्ट्री कैसे बंद हो रही है। तभी अंकल जाओ की उसे कॉल आती है जो कि कहने लगे थे कि प्लीज हमारी हेल्प करो और जाकर बोलो ओनर से कि प्लीज इस फैक्ट्री को बंद मत करें। और कॉल बंद करने के बाद वो टैन से कहने लगी थी कि ये फैक्ट्रीज बंद नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ। और श्याओ की सारी बातें सुनते हुए टैन सोचने लगा था कि अगर मैंने इसको सच बता दिया कि ये बोर्ड का फैसला नहीं बल्कि किसी पावरफुल पर्सनैलिटी का फैसला है जिसको अभी तक मैं भी नहीं जानता, तो ये फिर से सच ढूंढने निकल पड़ेगी और फिर इसकी जान को खतरा है जो कि मैं मोल नहीं ले सकता। अभी उन दोनों की डिस्कशन और लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में श्याओ को कॉल आती है और उसको बताया गया था कि उसकी मदर हॉस्पिटल से चली गई है फैक्ट्री बंद होने का सुनकर। श्याओ रोते हुए भागती है वहाँ से बाहर और बाहर उसे मिलता है जो, जिसे वो बताने लगी थी कि मेरी मदर मुझे छोड़कर चली गई। जो उसे हौसला देते हुए और चुप करवाते हुए कहने लगा था कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदर को ढूंढ लेंगे। लेकिन वो रोते हुए फिर से बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है मैंने उनको खो दिया। और शिन आगे बढ़कर उसे हक करते हुए कहने लगी थी कि रोना बंद कर दो श्याओ, हम कह रहे हैं ना हम उनको ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। श्याओ फौरन से वहाँ से भागी थी सब कुछ देखने के लिए और जो और शिन भी आगे बढ़ते हैं। तभी शिन सोचने लगी थी कि ज़ूरुओ तो मर गई, उसके मरने के बाद भी ये सारा मैस क्लियर नहीं हुआ, यानी कि इसके पीछे कोई बड़ी पर्सनैलिटी है और अगली बार भी किसी को सेक्रीफाइस करना होगा। क्या अगली बार का सेक्रीफाइस मेरा तो नहीं? क्या सोच रखा है उस पर्सन ने, किसको मारना चाहता है वो और किसको जिंदा रखना चाहता है, क्या चाहता है वो अपनी लाइफ में? मुझे सब कुछ पता लगाना होगा और मुझे तो लगता है कि अब मेरे भी कुछ ही दिन बाकी है इस दुनिया में। तो क्या दोस्तों शिन को सच लग रहा था, उसके वाकई में कुछ ही दिन बाकी थे इस दुनिया में। जो के आगे बढ़ते ही वो सोचने लगी थी कि टैन ग्रुप के लिए मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगी। श्याओ फैक्ट्री पहुंचती है जो कि क्लोज हो चुकी थी और वहीं पर वो बातें सुनती है टैन की अपने असिस्टेंट से, जो कि कह रहा था कि पता लगाओ कि आखिर कौन है जो कि फैक्ट्रीज क्लोज करवा रहा है। और
सारे वर्क को अब्रॉड शिफ्ट करना चाहता है और असिस्टेंट के जाने के बाद सोचने लगा था कि वो येन भी नहीं हो सकता और जोरुओ तो मर गई। फिर कौन है सबके पीछे? कहीं इसके आगे इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, श्याओ वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरी माँ को कहाँ छुपाया है तुमने? मैं वहीं पर थी, तुमसे बात करने के बाद निकली तो मेरी माँ गायब हो गई। मुझे बताओ कि तुमने ही छुपाया है ना? और तैन वादा करता है कि वो उसकी मदर को ढूंढ कर ले आएगा। रात में एक जगह पर वो ढूंढ लेता है श्याओ की मदर को और कहने लगा था कि आप मेरी मदर की तरह है। लेकिन जैसे ही वो अपना नाम उनको बताता है तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चीखते हुए बोलती है कि तुम भी बहुत बुरे हो क्योंकि तुम तैन फैमिली से हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मर जाना चाहिए। और फिर उसे धक्का दिया था जिससे उसका सर टकराता है एक दरख्त से। तैन वहीं पर बेहोश हो गया था और उसकी मदर फिर से अटैक करने के लिए जाती है उस पर। लेकिन इतने में जो वहाँ पर आकर श्याओ की मदर को रोक लेता है और श्याओ आकर देखने लगी थी तैन को। उसके फेस पर कंफ्यूजन थी, अफसोस था, गुस्सा था, सब कुछ था, लेकिन वो भी कुछ भी समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए उसे। रात में तैन को होश आता है तो वो अपने रूम में था और श्याओ उसके सामने बैठी हुई थी और उसको देखते हुए बोलती है कि ये स्टेज ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? एक मेंटली इल पर्सन को तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? तभी तैन फिर से उसे बेड के साथ पिन करता है और उसे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन श्याओ ने उसके बॉन्ड पर टच कर दिया था। उसे पेन होता है और वो पीछे हट गया था और श्याओ खड़े होकर बोलती है कि जो मसले हैं उसको सुलझा लो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं होते बेहतर होगा कि तुम सारी फजूल चीजों से दूर रहो। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी और तैन सोचने लगता है कि अभी भी तुम्हें फिक्र तो है मेरी। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ जाती है ऑफिस तो कुछ कोलीग्स आपस में बातें करने लगी थी कि इसी ने हमारी कंपनी के डिजाइन को लिया। ये सुनते हुए वो उनके सामने आकर बोलती है कि मेरे सामने बात करो, जो भी है मे बी मैं क्लियर कर पाऊँ। और वो कोलीग्स कहती है कि तुमने ही हमारी कंपनी के डिजाइन को लीक कर दिया। और श्याओ कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी और मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके, मुझे जरा ये तो बताओ तुम दोनों। उन दोनों के पास इस बात का आंसर नहीं था और तभी एक पर्सन आकर बताती है कि कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं सब। और श्याओ मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई थी जहाँ पर उस पर ये इल्जाम लगता है कि उसने कंपनी के डिजाइन को लीक कर दिया। और श्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था, यहाँ तक के तैन भी। और कहता है कि तुमने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया होगा। इस पर श्याओ कहती है कि अगर मैं कुछ भी करूंगी तो वो छुपाऊंगी नहीं बल्कि सबके सामने करूंगी। और सबको वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैन को जो कि पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था फुल स्पीड में, लेकिन अचानक से उसके सामने आ जाती है श्याओ, जिसको देखकर अचानक से ब्रेक लगाता है वो और फिर गाड़ी से उतरकर उसके सामने आकर बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हारा क्या दिमाग काम नहीं करता? और श्याओ कहती है कि क्यों डर गए? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे हाथों मारी जाऊंगी? तुम्हें पता है मुझे तुम सबसे नफरत क्यों है? क्योंकि तुम सबको देखते हुए मुझे मेरे जख्म याद आ जाते हैं। मेरे सामने ये झूठ मत बोलना तैन कि तुम्हें मेरे डिजाइन के बारे में कुछ नहीं पता। और हम एक हफ्ता पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर श्याओ कुछ डिजाइन बना रही थी और तभी तैन भी आ जाता है ऑफिस में और काउच पर उसके साथ ही लेट गया था और कहता है कि क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे ये डिजाइन अप्रूव होंगे? तो वो कहती है कि तैन ग्रुप से इन डिजाइन का कोई लेना देना ही नहीं, तो ये अप्रूव हो जाएंगे। और तैन ने वो सारे डिजाइन देख लिए थे। इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए श्याओ कहती है कि तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। मेरे ही डिजाइन कॉपी किए और उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने प्लेजराइज किया। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरे रास्ते में मत आना। और ये कहकर वो चली जाती है जाओ से मिलने और जाओ से कहने लगा था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मैं भी तुम सिर्फ तैन पर शक कर रही हो और सच्चाई इससे कहीं आगे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तैन बेकसूर हो और असली कल्प्रिट कोई और हो। इस पर श्याओ कहती है कि मुझे इस पर कुछ भी नहीं सोचना। आखिर मैं क्यों ही सोचूं कि कोई और कल्प्रिट होगा जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तभी उसे तैन का टेक्स्ट आया था कैफे में मिलने के लिए और वो कहती है कि जरा मैं सुनाऊं क्या कहना चाहता है वो। और दूसरी तरफ जो को भी मैसेज आया था किसी का मिलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। श्याओ गई थी तैन से मिलने के लिए और तैन उसे देखकर कहता है कि लेट हो तुम। तो वो उसके साथ बैठते हुए कहती है कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तुम्हारी, इसलिए टाइम की पाबंदी करना फर्ज नहीं है मुझ पर। इसके बारे में तो तुम मुझ पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने खुद ही तो निकाला है मुझे उस कंपनी से। और तभी तैन कहता है कि मेरी बात सुनो, वो सब तुम्हारे लिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो कि क्लियर करना जरूरी है। और श्याओ उसके चेस्ट पर अपनी फिंगर रखते हुए उसको टीज करने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ते हुए वो कहता है कि खुद को इतना ज्यादा मत थकाओ कि कोई तुम्हारा हाथ तोड़ दे और फिर कौन रास्ता रहे। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही
नहीं हो पीछे हट जाओ, इतना ज्यादा डीप में मत जाओ चीजों को सर्च करने के लिए। लेकिन शाओ कहाँ चुप बैठने वाली थी और वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं चुप कर जाऊं। मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी जो कि बोर्ड में बैठा है हम सबको धोखा देने के लिए, वो फ्रॉड इंसान जो कि हम सबका भला नहीं बल्कि बुरा चाहता है। मैं उसको सबके सामने लेकर आऊंगी और इसके लिए मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। और तैन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो चाहे उसे कुछ भी बोल ले वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। तैन गाड़ी में वापस जा रहा था और तभी उसे जो की कॉल आती है जो कि कहने लगा था कि क्या शाओ तुम्हारे साथ है। तो तैन कहता है कि नहीं, क्या हुआ। तभी जो कहता है उसका अजीब सा मैसेज आया, द विंड इज टू स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बात सुनते हुए तैन काफी ज्यादा घबरा गया था कि वो मुश्किल में है, इसीलिए वो उसको ट्रेस करते हुए जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो चेयर पर बंधी हुई थी और उसे देखते हुए कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, तुम जानते हो कि ये सब किसने किया, ये जानकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे भी किडनैप कर लिया गया था। और जब तैन को होश आता है तो उसके सामने खड़ी थी शाओ हंसते हुए। और तैन कहता है कि दूसरी बार किया है तुमने मेरे साथ ये, और मैं हर बार तुम्हारे झांसे में आ जाता हूँ। तो शाओ हंसते हुए बोलती है बिल्कुल, मेरा प्लान होता ही इतना अच्छा है कि तुम मेरे झांसे में आ जाओ, अब तुम मुझे सच बताओगे या नहीं। और उसके गर्दन पर चाकू रखती है, लेकिन तैन उसे कुछ भी बताने वाला नहीं था। और तभी वो अपनी कलाई पर चाकू रखते हुए कहती है कि अब तो बता दोगे ना सच तुम। और जैसे ही तैन ये देखता है कि शाओ हर्ट हो रही है तो वो कहने लगा था कि हाँ मैं सारा सच बता दूंगा। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि वो शाओ के फादर के पास गया था उनको ये कहने के लिए कि वो वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि तैन के फादर उसको मारने के लिए आने वाले थे। लेकिन शाओ के फादर नहीं मानते और कहते हैं कि पता नहीं वो मेरा दुश्मन क्यों बन गया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझसे वादा करो कि मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, लेकिन अगर आज मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग गया तो मेरे साथ मेरी फैमिली भी मरेगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा रहे, उसके लिए अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से नहीं भागेंगे। ये सारी बात सुनते हुए शाओ रोने लगी थी और सोचती है कि मेरे फादर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया, उसने तैन को भी खोल दिया था। और तैन उसके क्लोज आते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे कंफर्ट फील करवाता है और फिर उसे हक करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे बदले में तुम मुझे हेट भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तैन के फादर को जो कि मीटिंग रूम में आ गए थे सबके सामने। तैन के फादर मिलते हैं येन से और येन कहने लगा था कि मुझे बहुत टाइम पहले रियलाइज हुआ कि मैं उन सबके सामने सिर्फ एक डॉग हूँ जबकि मैं लॉयल था। और तभी तैन के फादर कहते हैं कि वो मास्टर है और तुम डॉग, लेकिन कई बार डॉग ज्यादा स्मार्ट होते हैं मास्टर से। और येन कहता है कि बेशक वो जितना मर्जी बड़ा हो और जितनी मर्जी अथॉरिटी हो उसके पास, लेकिन वो आपके साथ उतना लॉयल नहीं हो सकता जितना कि मैं हूँ। तो तैन के फादर वहाँ से चले गए थे और येन थोड़ा सा सैड होता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो तैन की जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ और तैन को एक साथ, जिन्हें जो की कॉल आती है और वो पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। और शाओ कहती है कि मैं ही थी वो किडनैपर जिसने खुद को किडनैप करवाया था अपने कुछ काम निकलवाने के लिए, तुम फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। और कॉल बंद करने के बाद भी वो एक दूसरे से बातें करने लगे थे उसी कंपनी और केस के बारे में और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। और जो के पास आकर बैठ जाती है शिन जो कि उससे बातें करने लगी थी और कहती है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन मैं अब इस जिंदगी से निकलना चाहती हूँ जो कि मैं जी रही थी। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी ने उनकी पिक्चर बना ली थी और ये सब जो देख लेता है, लेकिन वो सोचता है कि अब आगे क्या होगा। वो पिक्चर मिलती है तैन के फादर को और शिन को देखते हुए वो सोचने लगे थे कि ये लेडी यहाँ पर, इसका कुछ करना होगा। ऑफिस में हम देखते हैं शिन को जो कि बैठी हुई थी और जो कहता है कि क्या तुम ये सब छोड़कर जाना चाहती हो, रिजाइन करना चाहती हो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान खतरे में है। तो शिन कहती है कि देखो मैं सब कुछ संभाल लूंगी और ऑफिस से उठकर जाने से पहले वो एक दफा फिर से जो को किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं तैन और शाओ को जो कि एक साथ ऑफिस गए थे और येन उन्हें देखता है और कहने लगा था कि फाइनली तुम मेरी अब सिस्टर इन लॉ बन गई। और शाओ इस पर हाँ में सर हिलाती है और तैन येन को देखकर कहने लगा था कि तुम भी फाइनली अपनी पुरानी पोस्ट पर वापस आ गए। उनमें कुछ बहस स्टार्ट होती है लेकिन एक दूसरे को इग्नोर करके वो चले गए थे तैन के फादर के पास। और तैन के फादर कहते हैं कि मेरी बहू पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई है तो मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए और उसके सामने ऐसे पैसे फेंकते हैं जैसे भिखारी को दे रहे हो। शाओ गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आपने मेरे फादर के साथ जो किया मैं भूली नहीं हूँ, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से आप बच जाएंगे। लेकिन तैन के फादर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो। इससे पहले कि शाओ उन्हें कुछ कह पाती उसे एक वीडियो रिसीव होती है और वो वीडियो थी शिन की जिसमें वो बंधी हुई थी चेयर के साथ। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तैन के फादर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये सब क्यों किया आपने। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ही पंगा लिया मुझसे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तैन और शाओ वहाँ से भाग गए थे शिन को बचाने के लिए और पार्किंग लॉट में जाते
हुए वो सोचते हैं कि वो आखिर शिन को कहाँ पर ढूंढे। तभी उन्हें कॉल आती है जो कि बताने लगा था कि मैंने शिन का पीछा किया क्योंकि मुझे कुछ ऑकवर्ड लग रहा था और मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर किडनैपर्स ने शिन को रखा है, प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं शिन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो बहुत ही बीमार होने की एक्टिंग करते हुए जाता है उस जगह पर और वो पर्सन उसको देखने लगा था कि इससे क्या हुआ और मौका मिलते ही जो ने अटैक कर दिया था उस पर्सन के ऊपर। दूसरा पर्सन चाकू लेकर आता है जो पर अटैक करने के लिए और जो के हाथ से इंजेक्शन गिर गया था। वो उसको उठाने की कोशिश करता है और इतने में शिन की आंख खुली थी तो वो पाँव से इंजेक्शन उसकी तरफ फेंकती है। जो ने दूसरे पर्सन पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था और फिर जाकर वो शिन को खोलता है और परेशान होकर पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और जो को कंफर्ट फील करवाने के लिए उसे किस करती है और फिर वो कहने लगी थी कि चलो यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही खड़े होकर वो उसे उठाती है और उसे हक करती है तो उसके हाथ पर खून लग गया था और जो नीचे जमीन पर गिर जाता है, यानी कि हाथापाई के टाइम पर उसे चाकू लग गया था। जो कन्फेस करता है उससे अपनी फीलिंग्स और कहता है कि अब गलत रास्ते पर कभी भी मत जाना और इसके साथ ही वो बेहोश हो गया था और शिन उसे देखते हुए रोने लगती है और कहने लगी थी कि मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में आग के पास देखते हैं हम श्याओ को जो कि आग में कुछ पेपर्स फेंकते हुए सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं टैन ग्रुप से जीत जाऊंगी, लेकिन इस सब में मेरे अपनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि मुझे ही सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था ताकि मेरे अपने कभी भी खतरे में ना आते। तभी टैन आगे बढ़ते हुए उसे हक करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं श्याओ को रूम में जहाँ पर बैठकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। टैन उसे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो रोते हुए बच्चों की तरह कहने लगी थी कि वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ, वो मेरे भाइयों की तरह था, उसने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मेरी वजह से ही वो यहाँ से चला गया और तुम कहते हो कि मैं उसके लिए रोऊं भी ना। और टैन ने उसे हक कर लिया था ताकि वो कुछ देर के लिए चुप तो कर जाए, पर वो चुप करने वाली नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैन नाश्ता बनाता है श्याओ के लिए। इतने में वहाँ पर शिन भी आ गई थी जो कि कहती है कि मैं इनका ख्याल रखूंगी लेकिन बदला हमें लेना होगा। और टैन वहाँ से चला जाता है ऑफिस और असिस्टेंट बताने लगी थी कि सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं कंपनी के। टैन वहाँ से जाता है अपने ऑफिस और येन उससे फाइट करने के लिए आ गया था और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी फाइट में वो स्माइल करते हुए उससे कहता है कि एक सरप्राइज जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अकाउंट सारे ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे नाम पर, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं बचा। और ये कहते हुए येन वहाँ से चला गया था और टैन अभी तक शॉक था कि ये उसके साथ क्या हुआ। येन वहाँ से जाता है मीटिंग रूम में और चेयरमैन की चेयर पर बैठते हुए कहने लगा था कि अब से सारी डीलिंग्स मैं ही करूंगा। और दूसरी तरफ टैन अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए बोलता है कि मुझे सब डीलिंग्स देखनी होंगी, मैं इतनी आसानी से हर चीज अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, ना ही इस कंपनी को बर्बाद होने दे सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग येन असिस्टेंट से बात करता है अपने फादर से प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने की और टैन उस पर नजर रखे हुए था उसकी एक एक मूव पर कि अब वो क्या करने वाला है। जिसके बाद वो प्रिपेयर करता है शिन को कि हर चीज का डाटा रिकॉर्ड करो। और श्याओ जाती है टैन के फादर जेंग से मिलने के लिए और उनसे कहती है कि आपने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैं ये भूलने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपने ये सब क्यों किया। इस पर वो उसे कुछ फाइल्स दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें मेरा प्रॉफिट था। तो वो कहने लगी थी अच्छा तो आपके लिए लोगों की जिंदगियां मायने नहीं रखती, आपके प्रॉफिट के आगे मेरे फादर आपको देख रहे हैं, इसका हिसाब आपको देना होगा। और फाइल्स उठाकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन जैसे ही पार्किंग लॉट में जाकर वो गाड़ी में बैठती है तो उसे किडनैप कर लिया था येन ने। जब उसे होश आता है तो वो येन के साथ थी, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और येन उसे टॉर्चर करने लगा था, ये कहते हुए कि अब तो तुम मुझे रिजेक्ट करके कहीं जा भी नहीं सकती और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाता है टैन जो कि उसे बुरी तरह से पीटने लगा था और फिर श्याओ को हक करते हुए कंफर्ट फील करवाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। येन को पुलिस के हवाले कर दिया गया था फ्रॉड केस में और किडनैपिंग के केस में और टैन के फादर को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उनके खिलाफ भी सारे एविडेंस मिल चुके थे और ये सब मुमकिन हो पाया था शिन की डेटा हैकिंग की वजह से। जिसके बाद हम टैन और श्याओ को देखते हैं जो कि एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। वो बहुत एंजॉय करते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो गया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।